So welcome all of you to the Smart Way Academy YouTube चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम लेकर के आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो कि क्लास नंबर 12th का है। ठीक है, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, और डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो बेटे क्रॉस सेक्शन की बात करें तो मान लो कि हम यहाँ पर एक वायर बना देते हैं, ऐसा हो गया अपना वायर। तो अब ये जो वायर का एरिया होता है, ये वाला और ये वाला एरिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। राइट गाइस, ठीक है। अच्छा, तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो करंट फ्लो होगा यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। राइट। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसको और अच्छे से लिखे तो हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट, ऐसा भी कह सकते हैं। अब मान लेते हैं कि यहां से कुछ dq चार्ज ऐसे इधर निकल गया किसी dt टाइम में, तो इसी को हम लोग बोल देंगे। अब ये dq है, तो अगर हम dq के टर्म्स में लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं I इंस्टेंटेनियस, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ऐसा आपने थोड़ा बहुत 11th में सीखा होगा कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है और एवरेज क्या होता है। अगर हम इसी को डेल्टा के फॉर्म में लिख दें तो इसको बोल देंगे I एवरेज, और फिर हम लिखेंगे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो एवरेज करंट ऐसा हो गया। अच्छा, इसको अगर हम बहुत अच्छे से लिखें तो ये शायद ऐसा होगा कुछ कि I इंस्टेंटेनियस क्या होता है कि भाई अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टूवर्ड्स 0 डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Q अपॉन व्हाट, डेल्टा T। जैसे अभी हम इसको मिटा देते हैं तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और इसी को शॉर्ट में अपन लोग लिखते हैं dq बाई dt। तो ऐसा अगर लिखा हुआ है तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है। और अगर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T तो ये क्या है अपना बेटे, एवरेज करंट है। राइट। अब हम क्या कह रहे हैं कि चार्ज फ्लो होता है। ठीक है भाई, तो चार्ज फ्लो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन के लिए फिर से यहाँ पे आ जाता है कन्वेंशन कि साइंटिस्टों ने करंट की डायरेक्शन को क्या डिसाइड किया। तो वैसे तो कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है, बट जब करंट की डिस्कवरी हुई थी उससे पहले, या फिर जब करंट की डिस्कवरी हुई थी तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी। तब तक क्या डिस्कवरी हुई थी कि भाई चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसलिए उस टाइम पे साइंटिस्टों ने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है उसी को हम लोग करंट, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा हो कि प्लस चार्ज इधर को जा रहा है और करंट भी उधर को ही दिखा रखा है। तो अब क्या है कि भाई डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही क्या है, करंट की डायरेक्शन है। या फिर अब हम बात करें इसी को नेगेटिव के टर्म्स में, लेकिन कंडक्टर में फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव के फ्लो की डायरेक्शन को हम लोग करंट बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव तो उसके उल्टे में जाएगा। तो अब या तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या तो हम बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज को हम क्या कह देंगे, करंट। तो दो चीजें अपने को सीखनी है कि पॉजिटिव चार्ज जिधर को फ्लो होगा उधर को ही हम बोलेंगे कि ये करंट की डायरेक्शन है, नेगेटिव चार्ज जिधर को फ्लो होगा उसकी उल्टी डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन है। राइट, यहां तक बात कर ली। हमने कहा कि भाई करंट में डायरेक्शन भी है, तो अब एक मन में सवाल आता होगा कि भाई करंट में डायरेक्शन है तो करंट क्वांटिटी कैसे, स्केलर या वेक्टर। तो करंट के पास डायरेक्शन तो है बेटे, लेकिन इवन दो डायरेक्शन होने के बावजूद
करंट को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्यों? बिकॉज it does not follow rules of vector addition, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता, तो डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कई लोग इसको टेंसर भी कहते हैं, बट आप स्केलर ही याद रखें। मतलब आप 11th 12th या फिर एनसीईआरटी के बुक की बात करें तो एनसीईआरटी में करंट को स्केलर ही कहा गया है। हाँ, आप बड़े क्लासेस में जाओगे बीएससी में, बीटेक में, तो वहां पर करंट को टेंसर भी कहेंगे। मतलब अब टेंसर का मतलब क्या है भाई? ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन तो हो बट वो वेक्टर ना हो, तो उसको हम बोलते हैं टेंसर। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट ऑफ चार्ज की। तो भाई चार्ज की यूनिट क्या होती है? हम सबको पता है, एम्पियर होती है। तो ठीक है भाई, इसको याद कर लो, एम्पियर होती है। शॉर्ट में इसको कैपिटल ए कहते हैं। कैपिटल ए ही कहना, स्मॉल ए नहीं कहना, क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट है और जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड होती है दैट आर रिटन इन कैपिटल। अब बात करते हैं हम डायमेंशन ऑफ करंट की। तो डायमेंशन क्या होता है भाई? देखो भाई, एम के पास 0, एल के पास 0, टी के पास 0, ए के पावर 1। अब ये है डायमेंशन जो कि आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो यहां तक हमने करंट की बात कर ली। अब हमें कुछ और बातें हम सीखते हैं करंट में। जैसे हमने करंट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, तो अब कुछ स्पेशल नोट करके हम सीख लेते हैं। तो हमने पहला नोट, हमने आई इक्वल टू क्या लिखा भाई? डी क्यू बाई डी टी। तो अगर अपने को करंट और चार्ज के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, किसके बीच में? सॉरी, चार्ज और टाइम के बीच का अपने को ग्राफ दिया हुआ है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, अगर ये एंगल थीटा है तो आई की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा। यानी कि आई को, अब यहां पे पहला नोट है क्या आखिर? कि आई इज व्हाट? अब आई क्या है? स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व। अगर हमने किसी भी टाइम पर Q और T के बीच का जो ग्राफ है उसका स्लोप निकाल लिया तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट। अब ये तो भाई यहाँ की बात होगी, जबकि हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके का ग्राफ हो गया, तो क्या होगा? तो भाई करंट, देखो अभी यहाँ पे करंट क्या है? यहाँ पे करंट की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप नहीं बदल रहा है। लेकिन अगर हम अगला ग्राफ सीखें कि अपना करंट की वैल्यू कुछ ऐसी है, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे अपना एंगल होगा ये, और इसको हम बोल देते हैं थीटा 1। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो अपना एंगल कुछ ये आएगा थीटा 2। तो इस वाले पॉइंट पर, अगर इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, तो भैया ए वाले पॉइंट पर इसको बोलते हैं हम आई ए, करंट एट ए। तो दिस विल बी व्हाट? थीटा 1 थीटा 2, दिस विल बी tan थीटा 1। और अगर हम बी पर बात करें तो इट इज व्हाट? tan थीटा 2, राइट। तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन फिर तो करंट कांस्टेंट है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है क्यू और टी के बीच का ग्राफ, तो हमें जिस पॉइंट पे बात करनी है उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका स्लोप निकालेंगे, है ना। तो इसको या तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बात क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट की बात करें उस पॉइंट पर क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो और उसका स्लोप निकाल लो, तो उस पॉइंट पर करंट की वैल्यू वही होगी, राइट गाइस। अब चलो हम एक और बात कर लेते हैं। अभी तक तो हमने करंट की बात कर ली। अब मान लो करंट का ग्राफ नहीं बल्कि अपने को ग्राफ दिया हुआ है। अभी तो हमें क्या था, चार्ज और टाइम का ग्राफ दिया था। अब अगर मान लो हमें अगला ग्राफ, अब हमें ग्राफ दिया हुआ है आई और टी के बीच का, यानी कुछ ऐसा ग्राफ मानते हैं। ये रहा यहां पर करंट आई और ये रहा यहां पर टाइम टी,
और ये अपने को ग्राफ ऐसा कुछ दिया हुआ। अब बोला कि भाई चार्ज कितना फ्लो हुआ वो निकाल दो। तो भाई हमें पता I इक्वल टू क्या होता है भाई, dq बाई dt। तो यहां से q क्या होगा, dq क्या होगा, dq होगा भाई I dt। तो अब अगर हमें चार्ज निकालना है तो हमें इस फंक्शन को क्या करना होगा बेटे, इंटीग्रेट करना होगा। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे तो अगर हम बोलेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड पे तो अब ये कुछ ऐसा निकल के आएगा, q इज इक्वल टू इंटीग्रल I dt। ठीक है भाई। और अब यहां पर लिमिट्स हम रख देंगे क्या, t1 से t2 की। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब ये तो हमारे पास होगा ग्राफ इसका। लेकिन अब यहाँ पे क्या करें, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का एक और मतलब होता है स्लोप अंडर द कर्व। तो अगर मान लो कि ये अपना टाइम कुछ t1 है और ये अपना टाइम कुछ t2 है, इसी के बीच में चार्ज फ्लो निकालना है, तो इस ग्राफ के अंडर का एरिया निकाल लो। राइट गाइस। तो अब यहाँ पे करंट का एक और मतलब हम सीखेंगे, करंट नहीं बल्कि अपने को क्या निकालना है, चार्ज। तो चार्ज का मतलब सीखते हैं हम, करंट का नहीं। तो चार्ज का मतलब क्या हम सीखेंगे भाई, तो चार्ज का मतलब क्या है भाई, ग्राफ अंडर IT कर्व। तो अब हम क्या करेंगे, करंट और टाइम के बीच का ग्राफ, करंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ है उसके अंदर का एरिया निकाल लेंगे और वही एरिया हमें क्या बता देगा, दैट एरिया विल टेल अस व्हाट, चार्ज फ्लोन। अब यही एरिया हमें क्या बता देगा, चार्ज फ्लोन। ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दो या फिर क्या कर लो, ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल दो। तो हम उसको कहेंगे कि इतना चार्ज फ्लो हुआ है। अभी दोनों बातें आप ध्यान रखना, आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। ठीक है गाइस। चलो आगे बात करते हैं हम। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब हमने अभी तक करंट पढ़ लिया, अब हमें एक टॉपिक पढ़ना बच्चों, करंट डेंसिटी। एक टॉपिक पढ़ना है करंट डेंसिटी। देखते भाई ये क्या होता है। ठीक है गाइस। तो अब जरा हम देखते हैं। तो मान लेते हैं कि अपने पास एक ये ऐसे करके एक कंडक्टर है। ठीक है। ये रहा इसका एरिया और यहां से कुछ करंट ऐसे आई जा रही है इस क्रॉस सेक्शन में। करंट है तो इसको टाइम की तरह नहीं दिखाते, करंट की तरह दिखाते हैं। तो मानते हैं कि यहाँ पे करंट आई है और ये एरिया ए है। तो कहा गया करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को बोला गया J, और J को कहा गया भाई I अपॉन ए, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया को बोला गया व्हाट, करंट डेंसिटी। अभी तो ऐसा है तो हमने इस तरीके से लिख दिया, लेकिन अब ये तो इस केस में सही है। लेकिन अगर हमारे पास ये एरिया समथिंग बेटे ऐसा होता, कुछ इस तरीके से, है ना, तब देखो हम कैसे लिखते हैं। तो तब हम देखो बेटे कैसे लिखते। तो यहां से अब ये एरिया पहले कुछ ऐसे था, अब ये एरिया मान लो कि कुछ अब ये हो गया और ये हो गया। अगर इसके बीच का एंगल थीटा है तो इस केस में हम यही J क्या लिखेंगे, I अपॉन ए कॉस थीटा। अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिखेंगे। अब इस केस में वो थीटा 0 है और हमें पता है कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर ये मामला फिट बैठता है। ठीक है गाइस। चलो आगे बात करते हैं। तो अब जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है भाई, J एंड A। अगर हम यहां से I निकालते हैं तो I क्या आ जाएगा, J A cos थीटा। राइट गाइस। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। तो अब ये है I, ये है J। तो ऐसा क्या लग रहा है कि यहाँ पे कुछ डॉट प्रोडक्ट सा है। तो हाँ भाई डॉट प्रोडक्ट सा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे I की वैल्यू, करंट की वैल्यू कह सकते हैं J वेक्टर डॉट A वेक्टर। ठीक है। तो एक्चुअल फॉर्मूला कुछ ऐसा है। अब ये A वेक्टर कैसे, क्योंकि यहां पर हम एरिया नहीं ले रहे हैं। अगर एरिया है ये तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर तक कभी ना कभी आपने सीखा होगा। तो एरिया वेक्टर
इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ए लिखा हुआ है दैट इज व्हाट, एरिया वेक्टर। अब यहाँ से एक बात और भी क्लियर होती है, तो एक तो अपने को ये और ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ये वाले और ये वाले। और यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि भले करंट कैसा था, करंट वाज अ स्केलर क्वांटिटी, बट करंट डेंसिटी इज व्हाट, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, ये अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर नहीं है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स इट फॉर टुडे। हम मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक और न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।